गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने बात करी फ्रेज़ के बारे में और बहुत थोड़ा सा बताया मैंने आपको फ्रेज़ के बारे में कि फ्रेज़ होता क्या है। तो आज हम जानेंगे कि फ्रेज़ और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। फ्रेज़ में सब्जेक्ट नहीं होता। इन अ कॉर्नर में सब्जेक्ट कहाँ है? बिसाइड द कर्टेन सब्जेक्ट कहाँ है? ठीक है, क्लियर होना चाहिए हमें, हमारे कॉन्सेप्ट में क्लियर होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं फ्रेज़ में कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता लेकिन वर्ब होता है। कैसा वर्ब होता है? फाइनाइट या इनफाइनाइट। देखिए, मेरे एक सवाल में आप लोगों के अंदर इतनी जिज्ञासा आई होगी कि यार वर्ब होता है, वर्ब भी कैसा होता है, फाइनाइट होता है या इनफाइनाइट होता है ना। तो मेन सीधी सी बात है कि सोचिए, हमेशा जीवन में मैं आपको बताऊं सबसे इम्पोर्टेंट होता है सोचना। देखिए, आप नहीं भी चाहेंगे और आप चाहेंगे, दोनों ही सूरतों में यहाँ पे कुछ न कुछ चलेगा, कुछ न कुछ चलता ही रहेगा। उसको ना आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, क्या चले इसको हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं, कहती हैं हमारे पास फुर्सत नहीं है, हम बहुत बिज़ी हैं, बच्चे हैं, सास ससुर हैं, फैमिली है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं काम कर रही हैं, ड्यूटी जा रही हैं, घर का भी काम कर रही हैं, जॉइंट फैमिली में भी रह रही हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे पास हैं और मैं भी उनको सल्यूट करती हूँ कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी खूबसूरती से वो निभा रही हैं कि वो महिलाएं जो ऐसा सोचती हैं घर में इतना काम होता है कि हम और कुछ नहीं कर सकते, उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए। जब हम बर्तन भी धुलते हैं ना तो कुछ यहाँ चलता है। अगर उस समय यहाँ ये चले कि लाओ कोई अच्छी सी बुक खरीद के लेकर आते हैं और उसको पढ़ते हैं, हमें रात में 1 घंटे टाइम मिलता है तो हम पढ़ते हैं। देखिए, हमारा जब इंटरेस्ट किसी चीज़ में होता है तो वो काम करने के लिए हम 1000 रास्ते ढूंढ लेते हैं और ये सच्चाई है। जैसे मेरा इंटरेस्ट है पढ़ने और पढ़ाने में, तो मैं किसी न किसी बहाने से आप लोगों से मिलने चली जाती हूँ। और अब तो मैंने एक मोटिव डिसाइड कर लिया है, जो लोग इंग्लिश सब्जेक्ट से, स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश, रीजनिंग, पेडागोजी, हिंदी इस भाषा आती है, कोई भी, इवन संस्कृत भी, तो वो डेफिनेटली मुझसे हेल्प ले सकते हैं। बट मोस्टली एंड प्रायोरिटी के लेवल पे मैं इंग्लिश को कंसर्न करती हूँ, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे इंग्लिश सबसे ज़्यादा टफ लगती थी। आप लोगों को आश्चर्य लगता होगा, सबको लगती है, ऐसा लगता है दुनिया की सबसे कठिन और बड़ी ही टेंशन और बड़ी डेंजरस भाषा है। पर आपको पता है हिंदी ज़्यादा कठिन है, हिंदी में क्लिष्टताएँ ज़्यादा हैं और हिंदी को हम लोग सोचते हैं कि हमारी मदर टंग है, हम बहुत अच्छा बोलते हैं, बट सो मेनी चांसेस टू इम्प्रूव योर हिंदी। क्योंकि हिंदी को सही और अच्छा बोलने के लिए शुद्ध और अच्छे शब्द का प्रयोग करने की बजाय हम लोग कभी उर्दू यूज़ करते हैं, कभी चालू भाषा प्रयोग करते हैं और बहुत सारे शब्दों का तो हमें उचित अनुचित का प्रयोग, ये 2 शब्द का ही प्रयोग हम लोग नहीं करते। धैर्य का प्रयोग हम लोग नहीं करते। बहुत कम लोग हैं जो जल शब्द का प्रयोग नहीं करते। देखिए, इंग्लिश की क्लास है पर मैं ये बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गुंजाइश जो होती है ना सुधार की, वो मरते दम तक रहती है। और जिस व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास होता है, गलती सब करते हैं, अगर कोई कहे कि मुझसे गलती नहीं होती तो वह व्यक्ति झूठ बोलता है। आप समझ जाइए वो इंसान झूठ बोल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि दिन भर में 10 गलतियाँ ना हो? मिनिमम से मिनिमम 10 मिस्टेक्स होती है। जैसे मुझसे कभी दूध गिर जाता है, कभी सब्जी काटते उंगली कट जाती है, क्योंकि मैं काम जल्दी में करती हूँ। मेरी गलती क्या है कि मैं हर काम जल्दी में करती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है मेरे पास टाइम बहुत कम है और काम मुझे बहुत सारा करना है, मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे मतलब बहुत कुछ का मतलब जो कर रही हूँ उसको बहुत अच्छे स्तर पर लेकर जाना है। बहुत कुछ मतलब मल्टीपर्पज़ वर्क करेंगे तो कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा, और अगर एक टाइम में एक काम करेंगे तो ये मैं आपसे वादा करती हूँ, एक टाइम में एक काम आप करेंगे तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। पर वो काम जब हम कर रहे होते हैं तो जिस तरीके से उस काम को करना चाहिए वो पूरा प्रोसीजर हमें फॉलो करना होगा। अगर हम ग्रामर सीखना चाहते हैं, अगर हम इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो हमें ये मेरे बताए हुए सारे टिप्स को फॉलो करना होगा। जो टॉपिक्स मैं बताती हूँ उसको ध्यान से सुनना होगा। आपको समझ नहीं आता है, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिए कि मैम फ्रेज़ के कुछ एग्जांपल्स और दे दीजिए। मैम जैसे अपने फ्रेज़ का एग्जांपल दिया था, अक्यूज डाइड बिफोर हिज ट्रायल, ये मैंने यहाँ से आप लोगों को लास्ट वीडियो में ये एग्जांपल उठाया था।
द अक्यूज डाइड बिफोर हिज ट्रायल, द अक्यूज डाइड बिफोर ही हैज़ ट्राइड। ये जो सेंटेंस है ये पूरा एक सेंटेंस है, सिंगल सेंटेंस, लेकिन बिफोर हिज ट्रायल इसमें फ्रेज़ है। और आप अगर जानना चाहेंगे तो ये मीनिंग तो निकाल रहा है पर पूरा का पूरा कंप्लीट सेंस इसमें नहीं है, बिकॉज इट हैज़ नो सब्जेक्ट। जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा कि फ्रेज़ में सब्जेक्ट नहीं होता है, क्लॉज में सब्जेक्ट होता है। क्लॉज छोटे छोटे सेंटेंस का एक छोटा छोटा सेंटेंस होता है जो किसी बहुत बड़े सेंटेंस का हिस्सा होता है। सिंपल और साधारण भाषा में मैं आपको चीज़ें बताऊंगी, और जैसे कि मैं भी एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी और इसमें डेफिनेशन। देखिए, आप जब बुक पढ़ोगे ना, बुक में आपको डेफिनेशंस मिलेंगी, पर वो डेफिनेशन क्रिटिकल नहीं होनी चाहिए, बहुत हार्ड फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, वो हमें समझ आनी चाहिए। जैसे इसमें लिखा है, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, इट हैज़ नो सब्जेक्ट एंड नो प्रेडिकेट्स। जब सब्जेक्ट नहीं है तो प्रेडिकेट का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, इट इज़ अ यूनिट ऑफ सेंटेंस। ये किसी सेंटेंस का हिस्सा बन के उस सेंटेंस को बहुत खूबसूरत बना सकता है। देखिए, खूबसूरत का मतलब नॉट अ फेशियल ब्यूटी, नॉट अ फिजिकल ब्यूटी, इवन द ब्यूटी ऑफ द सेंटेंस ऐसे होगा कि अगर हमने कोई सिंपल सा सेंटेंस बोला, सपोज बीच में दिया है बिफोर हिज ट्रायल, ऐसे इन अ कॉर्नर, अगर हमने कहा गो एंड सिट देयर, और हमने कहा गो एंड सिट इन अ कॉर्नर, देयर में ये क्लियर नहीं है कि देयर मतलब हियर एंड देयर वेयर। अगर आप प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल नहीं है, वहाँ आप बैठे नहीं है, देख नहीं तो आपको नहीं पता, बट मैंने कहा गो एंड सेट इन अ लेफ्ट कॉर्नर। अब देखिए, इन अ कॉर्नर में भी हमने लेफ्ट लगा दिया, तो रूम के लेफ़्ट साइड में जो कॉर्नर है वहाँ जाके बैठिए। जितना ज़्यादा हम चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे, जितना ज़्यादा हम लाइफ में सिंपल और क्लैरिफाई होंगे, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आएंगी, बट हमारा माइंड एक्टिव रहेगा तो हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढेगा, ठीक है। तो फ्रेज मैंने आपको बताया कि वो एक सेंटेंस का यूनिट हो सकता है। मैंने नहीं कहा कि वो मीनिंग पूरा निकालता है, मीनिंग बहुत कम निकालता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते हैं। तो ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, शो मी हाउ टू डू इट, द बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द बेंच, समबडी नॉक्ड एट माई डोर। अब एट माई डोर यहाँ फ्रेज है। देखिए, हम आपको इतने सारे एक्सरसाइज करा देंगे, जैसा कि मैं अपने स्टूडेंट को देती भी रहती हूँ। तो एक्सरसाइज होगा कि आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा फ्रेज कौन सा है और क्लॉज कौन सा है, और कौन सा क्लॉज किस क्लॉज पे डिपेंड करता है। जिस पे डिपेंड करता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जो डिपेंड करता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा एक से ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि द पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस, ठीक है। तो अब आपको अगर समझ में आया, द ग्रुप ऑफ सेंटेंस दो इट सर्व द सेम पर्पज, फ्रेज बिफोर हिज ट्रायल इन सेंटेंस एंड नॉट इज नॉट अ फ्रेज सिंस इट हैज़ अ सब्जेक्ट, हिज प्रेडिकेट वॉज ट्राइड बिफोर, है ना। पहले में क्या कह रहा है कि फ्रेज जो बिफोर हिज ट्रायल है सेंटेंस में सेम पर्पज से यूज़ किया गया है, लेकिन जब दूसरा सेंटेंस हमने आपको जो बताया था, अक्यूज डाइड बिफोर ही वॉज ट्राइड, ही क्या है आप लोग जानते हैं कि नाउन की जगह पे जो शब्द प्रयोग होता है वो प्रोनाउन कहलाता है। नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, जब नाउन की क्लास होगी तो हम उसको भी बताएंगे। तो नाउन की जगह पे प्रोनाउन कहलाता है। मुझे लगता है देयर इज सम इश्यूज, ओके, नो इशू, ओके, आई विल डू इट। तो नाउन की जगह पे प्रोनाउन कहलाता है। कुछ रोशनी का प्रॉब्लम है, बट आप लोग इसके लिए पैनिक ना होइए, बल्कि ये समझने की कोशिश कीजिए कि अब हम बताने जा रहे हैं क्लॉज क्या होता है, ठीक है। तो क्लॉज वो होता है जो कि मैंने पहले भी बताया और बहुत क्लियर बताया, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच form the part of a sentence, has a subject and predicate of its own is called class। सिंपल सी बात है। हमने आपको फ्रेज में, वेट फॉर अ मिनट, कुछ रोशनी का प्रभाव बढ़ा, थैंक यू। आप लोग इतना कोऑपरेट करते हैं मेरे साथ, थैंक यू वेरी मच। तो मेरा भी और इंटरेस्ट बढ़ जाता है आप लोगों को कोई चीज़ बताने में। तो मैंने बताया आपको कि फ्रेज़ क्या होता है। फ्रेज़ में सब्जेक्ट नहीं होता, प्रेडिकेट नहीं होता, वो किसी सेंटेंस का छोटा सा यूनिट होता है। लेकिन क्लॉज क्या होता है, वो पूरा का पूरा सेंटेंस होता है। एक छोटा सेंटेंस
जिसका सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, वो होता है क्लॉज। इसलिए मैंने डेफिनेशन पढ़ करके आपको बताई, और यही एक डेफिनेशन नहीं है, आपको बहुत सारी डेफिनेशन मिल सकती हैं। देखिए, हम जब पढ़ने की इच्छा रखेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि बहुत आसान है। यहाँ पर आइए, यहाँ पे आप बात कर सकते हैं, जो आप बोलेंगे वो यहाँ लिख कर आएगा, आप लोगों को दिख रहा होगा और आ भी गया। तो आप ऐसा कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ क्लॉज एंड फ्रेज। देखिए, मैं आपको तरीके बताऊंगी, वो तरीक़ों का इस्तेमाल कीजिए। जो बुक बताई हूँ वो बुक्स लीजिए, जैसे कि ये बुक है, ऐसे आप 6 to 12 स्टैंडर्ड की किसी भी NCERT की बुक आप ले लीजिए, वहाँ से आपको बड़ा है। वेयर एवर यू गो इज़ द फ्रेज, आई विल फॉलो इज़ द क्लॉज, आई विल फॉलो वेयर एवर यू गो, यानी कि क्लॉज का हिस्सा है फ्रेज, लेकिन फ्रेज का कोई सब्जेक्ट नहीं होता। वेयर एवर यू गो डज नॉट मेक सेंस ऑन इट्स ओन, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट थॉट, it means complete sentence, right? But I will follow contain both subject and verb. I क्या है और follow क्या है, ठीक है। वर्ब के बारे में बताया, एक एक्शन जो हम लेते हैं। फॉलो मतलब किसी के पीछे जाना, किसी को फॉलो करना। देखिए, मुझे कभी कभी होता है हिंदी में शब्दों को खोजना बड़ा मुश्किल होता है। फॉलो का अगर सिंपल चालू भाषा में कहा जाए तो पीछा करना, लेकिन यहाँ पे फॉलो का मतलब क्या है, जब हम किसी को कंटिन्यू वॉच करते हैं या किसी काम को कंटिन्यूटी में करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ कंटिन्यू रहते हैं, तो आई फॉलो हिम, या आई फॉलो दिस मूवी, आई फॉलो द मूवी सीरीज ऑफ दिस मूवी, ठीक है। जैसे आजकल चला हुआ सिलसिला कि एक मूवी बनी हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी 1, फिर 2, फिर 3, एक पूरी सीरीज़ बन गई है ना। तो हेरा फेरी देखने वाला वो कंटिन्यू फॉलो करता है कि कब 1 आएगी, कब 2 आएगी, कब 3 आएगी, तो फॉलो करता रहता, जब आएगी तो देखेंगे। जैसे आश्रम में बना था, आश्रम के बाद 1, 2, 3, 4 पता नहीं कितना बना होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन अभी लेटेस्ट में देख रही थी, आश्रम 3 का कहीं प्रमोशन हो रहा था। तो लोगों के पास कंटेंट ख़त्म हो गए हैं, लोगों का माइंड सैचुरेटेड होता जा रहा है, कुछ नया खोजने के बजाय 1, 2, 3, 4 न्यूमेरिकल वर्क करना शुरू कर दिया है, उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, एक थ्योरी को आगे। तो हम अपनी थ्योरी को क्यों नहीं कंटिन्यू करते? हमारी थ्योरी क्या है, हमारा वे ऑफ प्रोसेस, थॉट ऑफ प्रोसेस क्या है, हम थॉट कैसे सोचते हैं किसी चीज़ को। क्या हम सोचते हैं ओ माय गॉड ये तो प्रॉब्लम आ गई, अब क्या होगा, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा सोचते हैं? या हम ऐसा सोचते हैं अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखो प्रॉब्लम आई कहाँ से है, वहाँ तक जाओ, प्रॉब्लम की वजह ढूंढो कि प्रॉब्लम हुई क्यों, और फिर उस वजह पे काम करो जिससे कि वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ ना, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और हमें डेली ऑफिस जाना है, तो हम क्या करते हैं, माइंड सेट करते हैं, सुबह 7 बजे उठना है, 8 बजे नाश्ता करना है, 8:30 बजे निकल जाना है, मोटर बाइक है मोटर बाइक, नहीं तो पब्लिक कन्वेंस, और हमें 9, 9:15, 9:30 तक ऑफिस के टेबल पे बैठ जाना है। क्या है ये? हमारा लोग कहते हैं रूटीन है, मैं कहती हूँ माइंड सेट है, वे ऑफ थॉट है, थॉट प्रोसेस है, कि हमें पता है, हम सोचते हैं ओ माय गॉड लेट ना हो जाए रात में सोने में, नहीं तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे, स्कूल छूट जाएगा, है ना। सोचा हमने, वो माइंड में कहीं चला, तो फिर हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करेंगे, एक अच्छे रिलेशन में रहेंगे और उनके साथ पूरी ऑनेस्टी के साथ अपने रिश्तों को निभाएंगे, रिश्ते प्रोफेशनल हों या पर्सनल हों। पर अपना जो एटीट्यूड है उसे कभी चेंज नहीं करेंगे। अगर मेरा एटीट्यूड लोगों को हेल्प करने का है, आई मस्ट डू इट, और मैं करती हूँ बिना ये सोचे कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है। इसीलिए मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, पढ़ाती हूँ, ये नहीं जानती देखने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, वो मेरी बातों को किस तरीके से ले रहा है, या मुझे कितना क्रिटिसाइज़ कर रहा है, या मुझे कितना अप्रिशिएट कर रहा है। पर मेरी 100% कोशिश होती है कि आपको वो दूँ जो आपको अच्छा भी लगे, आपके काम का भी हो, और बहुत ही ईजी तरीके से लाइफ में समा जाए, है ना। जैसे मैंने फ्रेज़ बताया, कितना सिंपल है फ्रेज़ क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन कितना
क्या कैसे कि वो पूरा मायने नहीं देता, ना उसमें सब्जेक्ट होता है ना प्रेडिकेट होता है। ये इतनी सिंपल सी बताई हुई बात आपको ना आज भूलेगी और ना कभी भूलेगी। अगर सपोज दैट आपको रिवाइज करना है तो आप ये वीडियो रिवाइंड कीजिए और वापस जाके देख लीजिए। तो क्या हुआ, एक सेट ऑफ वे हुआ जिस तरीके से हमने सेट किया आपको बताने का। आपको फ्रेज कंफर्म हो गया तो फिर हमने क्या बताने की सोची, आपको क्लॉज बताए। क्लॉज क्या होता है, छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं जो बड़े सेंटेंस का हिस्सा होते हैं। बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको चीज़ें बताऊँगी और ऐसा लगेगा कि आप उसको बहुत आसानी से समझ गए। प्रॉब्लम कब आएगी, जब आप उसको एक्सरसाइज करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में इसकी एक्सरसाइज ही लाऊंगी, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस की। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको फ्रेज पढ़ना है। फ्रेज के साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज, जानना है ना, क्योंकि वर्ब होता है। अब वर्ब होता है तो वर्ब में आपको क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को जानना पड़ेगा और जानने के बाद उसको ऐसे नहीं, जस्ट लाइक दिस बुक, हमने खोला, ओके, पढ़ लिया, बंद कर दिया और फिर हमने अगले 3-4 दिन इसको पलटा नहीं तो हम भूल जाएंगे। और अगर हम नहीं चाहते हम भूलें, हम ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हम इसको यूज़ करें, तो घर में तो लोग होंगे ना, बातें करिए, बोलिए, फ्रेज़ को बोलिए, वो पूछेंगे व्हाट, दिस इज़ अ फ्रेज़। और कितने सारे सेंटेंस बना डालिए कि उसमें फ्रेज़ है, कॉपी में लिख डालिए। मेरे कमेंट बॉक्स में आप फ्रेजेस, सेंटेंस में फ्रेज़ डाल के लिखिए, फ्रेज़ को फाइंड आउट करिए। करना चाहेंगे तो सब होगा। तो चलिए, मैं क्लॉज बता रही थी, जैसे कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स नो फाइनाइट वर्ब में हैव अ सब्जेक्ट, कभी कदार होता होगा सब्जेक्ट, बट डेफिनिट मीनिंग तो बिल्कुल नहीं होती है। और इसमें क्या होता है, ये किसी भी सेंटेंस में फिट हो जाता है, यानी कि यूनिट ऑफ सेंटेंस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्लॉज की। क्लॉज क्या होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। देखिए, कॉमन है ना कि इसमें भी कुछ वर्ड्स का एक फॉर्म्ड वे होता है और इसमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है। इतनी बातें मैं बता चुकी। अब इसकी मीनिंग तो होती है। ठीक है, मीनिंग कैसे होती है, जैसे हमने एक लाइन बोली, वी कांट प्ले वाइल इट इज़ रेनिंग, हम खेल नहीं सकते क्योंकि वाइल, जबकि पानी बरस रहा है। देखिए, क्योंकि सही है, लेकिन यहाँ पे वाइल वर्ड का प्रयोग किया है, तो वाइल का मतलब होता है जबकि, मतलब इच्छा है खेलने की पर खेल नहीं पा रहे। ऐसे ही पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड, लोग वो जो अपना कर्ज भर रहे हैं उनका मतलब वो बिलीवेबल है। तो इस तरीके से क्लॉजेज होते हैं जिसके अपने सब्जेक्ट होते हैं, जिनके अपने प्रेडिकेट्स होते हैं और जो एक सेंटेंस, बड़े सेंटेंस का हिस्सा होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपसे एक सेंटेंस कहा कि a clause is a sentence which is a part of larger sentence, a phrase is a group of words that's not containing any subject। और अब अगर हम फ्रेज समझ गए हों, क्लॉज समझ गए हों, तो हमें जानना होगा कि क्लॉज कितने तरीके के होते हैं। काइंड ऑफ क्लॉज तो 3 तरीके के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। अब अगर हम क्लॉज जान गए हैं तो हमें नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज को जानना चाहिए। ही रेस्टेड एट सनसेट, ही रेस्टेड एट सनसेट, ही रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। देखिए, दोनों का मतलब सेम है। मैं हमेशा इसलिए इस तरह के एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल मैं ले सकती हूँ, बहुत सिंपल चीज़ें आपको बता सकती हूँ। वो मैं अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ फ्रेजेस के बारे में बताऊँगी, वो फ्रेजेस क्लॉज दोनों बताऊँगी। आप समझ जाएंगे कि फ्रेजेस और क्लॉज का डिफरेंस डेफिनेशन वाइज आप समझ चुके हैं और अब आप एग्जाम्पल वाइज भी समझ जाएंगे। तो ही रेस्टेड एट सनसेट, ही रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, दोनों का मतलब सेम है लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स चेंज हो गए हैं, है ना। एट सनसेट क्या है, फ्रेज है। व्हेन इवनिंग केम क्या है, जब शाम आई, क्लॉज हो गया। ठीक है, यानी कि आपको समझना होगा कि एडवर्ब क्लॉज क्या है ना। एन एडवर्ब क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। देखिए, अभी क्लॉज की डेफिनेशन जो बताई थी सेम थी, है ना, कि उनका सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, उनकी अपनी मीनिंग होती है, राइट। लेकिन हमने इसमें क्या एक चीज़ ऐड कर दी, वो ऐड करने वाला वर्ड था एंड डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। एन आर्टिकल है और एन का यूज इसलिए हुआ है कि एडवर्ब
हमने क्या कहा, ए ई आई ओ यू, अ ए, है ना। जहाँ पर वोवल साउंड्स आएंगे उनको हम कहते हैं कि वहाँ पे एंड का प्रयोग होता है। देखिए आर्टिकल्स मैं ऑलरेडी पहले अपने क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, इस वजह से मैं आर्टिकल्स बार बार बताती चलती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं आगे आर्टिकल्स नहीं बताऊँगी, डेफिनेटली आर्टिकल्स बताऊँगी। और आर्टिकल्स पढ़ते तो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि कहाँ द यूज़ करना है, कहाँ ए यूज़ करना है, कहाँ एंड, बहुत छोटे छोटे वर्ड है, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है अगर हमको ये ना पता हो कि कहाँ नहीं यूज़ करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ, अक्सर लोग बोलते हैं मैम आप वेस्टेज करती हैं, वेस्टेज में आप क्या कमा लेती हैं, क्या कर लेती हैं। मैं बोलती हूँ मैं कभी वेस्टेज ना सिखाती हूँ, ना वेस्टेज में करती हूँ। मैं ज़िंदगी जीने का तरीका बताती हूँ और ज़िंदगी को बदलने का ढर्रा बनाती हूँ और बनवाती हूँ। यानी कि हम कोई काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ क्षण के लिए बड़े जोश के साथ स्टार्ट करते हैं और फिर कुछ क्षणों बाद या कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद हमारा जोश ठंडा हो जाता है। जोश ठंडा होने का सिर्फ एक कारण है कि जो हमारा मकसद है वो थोड़ा कमज़ोर है। तो मैं मकसद पे काम करवाती हूँ, लोगों का मोटिव बनवाती हूँ, लोगों का सपना जगाती हूँ और उस सपने को जागते हुए देखने के लिए बोलती हूँ। तो यहाँ भी आप लोगों को यही बोलूँगी, करने के लिए अपनी सलाह सजेशन जरूर देते रहिए। थैंक यू एंड